अभी हम लोग देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान का इतिहास। आखिर भारतीय संविधान का इतिहास कैसे रहा। हमारा भारत का संविधान ऐसे तो नहीं बना आज 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तो इतना दिन नहीं मात्र नहीं लगा। जब से हमारे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ और जब से ब्रिटिश सरकार कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो अधिनियम लाया, वही सब अधिनियम अंततः जाकर के हमारा भारत का आज का संविधान बना है। अगर हम पूछे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। इसके बाद जो है कंपनी का अधिकार हमारे भारत में बढ़ जाता है। जैसे ही कंपनी का अधिकार बढ़ेगा तो कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया जो पहला कदम था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत कहा गया कि जो भी कंपनी के व्यापारी हैं, जो भी इस कंपनी के सदस्य हैं, वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते, वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, वो किसी भी भारतीय व्यक्ति से किसी भी तरह का उपहार सब नहीं ले सकते हैं। इनके द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। कौन सा कदम था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत क्या किया गया, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और इधर बम्बई, इन दोनों के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। अगर हम पूछे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा वारन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा कौन? वारन हेस्टिंग्स। साथ ही साथ देखिएगा तो 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उस पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। इसके बाद अगर हम बात करें, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अब कोई भी कानून आता है उसमें कमी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। उस कमी को सुधार करने के लिए फिर 1784 का एक्ट आता है। इसमें क्या होता है, 1784 में का एक्ट क्या होता है, इसमें कि 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना होती है। डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामला को देखना था, कंट्रोलर को राजनीतिक मामला देखना था। ये तो 1784 का बात था जिसमें कि डायरेक्टर्स कंट्रोलर की स्थापना हुआ। उसके बाद 1813 में अब देखिए कंपनी पर पूरी तरह से कंट्रोल कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार कैसे करेगा? नया नया नियम ला करके। तो कंपनी का कहना था 1813 से पहले कहना था कि भारत के साथ में केवल हम ही व्यापार कर सकते हैं। कहा कि नहीं, हमारा ब्रिटेन का कोई भी आदमी आकर के चाहे तब भारत के साथ में व्यापार कर सकता है। तो 1813 में भारत के साथ में व्यापार का जो एकाधिकार था, एक अधिकार था कि केवल हम ही कर सकते हैं, कंपनी का अधिकार, इसको समाप्त कर सकते। नहीं, केवल तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अलावा और भी कोई आदमी चाहे ब्रिटेन का तो वो भी कर सकता है। ये तो बात हो गया 1813 का। उसके बाद 1833 का अधिनियम क्या कहता है, तो 1833 का अधिनियम में कहता है ब्रिटिश सरकार कि अब तुम्हारा व्यापारी खत्म, तुम जो है भारत में केवल शासन का काम करेगा, व्यापार का काम तुम नहीं करेगा, व्यापार का काम हम देख लेंगे। जैसे कहता ये काम हम कर लेंगे, तुम जाकर के ड्रीम 11 पर टीम बना लो। नहीं सुनते हैं? तो उसी तरह से ब्रिटिश सरकार भी आता है, कहता है कि कंपनी अब तुम व्यापार धंधा छोड़ो, अब तुम करो खाली शासन, हम करेंगे यहाँ पर व्यापार। अब जो है भारत का जो उस समय तक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उसको बना दिया जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल से क्या हो जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। अब पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी 1833 के अधिनियम के तहत कहा गया कि कोई भी भारतीय व्यक्ति भी, चाहे वो कहीं भी पैदा लिए हो, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पैदा लिए हों, अब अगर वो योग्य हैं तो अपने योग्यता के अनुसार कोई भी सरकारी पद वो प्राप्त कर सकते हैं। ये किस अधिनियम के तहत आया था? 1833 के अधिनियम के तहत आया था। चाहे वो भारतीय ही क्यों ना हो, यानी कि भारतीय भी अब सरकारी पद ले सकते हैं। ये नियम आ गया था किसमें? 1833 के अधिनियम के तहत में। और साथ ही साथ इसमें क्या किया गया, तो विधि आयोग की स्थापना हुआ था 1834 ईस्वी में, जिसमें कि विधि आयोग की स्थापना होता है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और इसमें ही 1833 के अधिनियम के तहत ही दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 ईस्वी में। और इस समय लेकिन जो है कहा जाएगा भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1843 के समय में एलिन बड़ो था। नाम चेंज होता है, लेकिन ये 1833 के ही अधिनियम के तहत आगे चल करके दास प्रथा का पूरी तरह से अंत हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें 1853 का, तो 1833 में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति
योग्य यदि है तो सरकारी पद प्राप्त कर सकता है। लेकिन 1853 में कहा कि नहीं, अब कैसे कोई भी योग्य हो जाएगा तो क्या उसको बैठा देंगे, अब वो सब कुछ नहीं, एग्जाम देना पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा आया, कब आया, 1853 के अधिनियम के तहत आया। उसके बाद आपको पता होगा 1857 का क्रांति, जिसमें कि भारत जो है उस दिन छीन लेता अंग्रेजों से अपनी आज़ादी, लेकिन नहीं छीन पाया। अब इस चीज़ को देख कौन रहा है, ब्रिटिश सरकार, कहा कि कंपनी अब तुमसे नहीं संभलने वाला। 13 में तो उसको कहा कि देखो तुम्हारे भारत के साथ में तुम्हारा एकाधिकार समाप्त करते हैं, तुम भारत के साथ में केवल तुम ही व्यापार नहीं कर सकता। 33 में क्या कहा कि अब तुम्हारा काम खत्म, तुम केवल शासन देखो, व्यापार हम कर लेते हैं। अब 1858 में क्या आता है, तुम कोनो काम करना, तुम हटो, तुम जाओ। 1858 में कंपनी को पूरी तरह से समाप्त करके सारा कंट्रोल कौन ले लेता है, ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले लेता है। यहाँ की भी महारानी, जो ब्रिटेन की महारानी है, उसको घोषित कर दिया जाता है, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाता है। और भारत का जिसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसको अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो क्या कहेगा, लॉर्ड कैनिंग। अगर कहेगा भारत का प्रथम वायसराय, तभियो कहिएगा लॉर्ड कैनिंग। दोनों में कहिएगा किसको, लॉर्ड कैनिंग को। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग जो कि यहाँ का वायसराय था, लेकिन एगो सरकारी पद भी बनाया, सचिव, जो कि सरकारी पद था, देख रेख करने वाला था। जो भी कुछ बात यहाँ होता था भारत में, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वो किसको देगा, जाकर के ब्रिटिश संसद को देगा। यही उस सचिव का काम था। अब 1861 के अधिनियम, 1861 के अधिनियम में क्या हुआ कि वायसराय को पावर दे दिया कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दूसरी बात, 1861 में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुआ था कि कानून बनाने की प्रक्रिया में अब भारतीय भी उसमें प्रवेश ले सकता था। अब कानून बन रहा है तो उसमें भारतीय प्रवेश ले सकता था, ठीक है। और उसके बाद 1892 में क्या हुआ, तो बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया। बजट पर बहस करने का, अब बजट में क्या, आपको इस पर शिक्षा पर कितना रुपया खर्च करना है, कृषि पर कितना रुपया खर्च करना है, सैन्य व्यवस्था पर कितना खर्च करना है, इस पर बहस करने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1892 में कानूनी तौर से मिल गया कि नहीं, बजट पर बहस कर सकते हैं कि हाँ आप यहाँ इतना रुपया काहे खर्च कर रहे हैं, पूछ जांच सकते हैं। इसके बाद 1909 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कब आया था, तो कहिएगा 1909। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था, ये हुआ था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, मतलब कि मुस्लिमों का पृथक चुनाव निर्वाचन इस तरह से हो गया था। ये कब का घटना है, 1909। अब कहते हैं 1909 में मार्ले मिंटो, मार्ले कौन था, यहाँ का सचिव, वही सचिव जो कि कब से बना था, 1858 से बना था। अब मार्ले मिंटो कौन था, तो यहाँ का वायसराय था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, 1919 के अधिनियम में क्या, अब देखिए 1909 के बाद से कहा गया कि देखिए अब हम जो भी अधिनियम लाएंगे उसका 10 वर्ष के बाद हम समीक्षा करेंगे और उसमें क्या कमी है उसको सुधार करेंगे। तो 1909 के 10 साल के बाद 1919 में अधिनियम आया, जिसमें कहा गया क्या कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई, और प्रांत में द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है, लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। ये बात है 1919 के ही अधिनियम के तहत जो है 1923-24 में आया था एगो ली आयोग। और ली आयोग कौन सा काम किया था, तो लोक सेवा आयोग का गठन किया था। कब, 1926 ईस्वी में। और 1909 में मुस्लिम व्यक्ति का चुनाव केवल मुस्लिम कर सकता था। 1919 में क्या हुआ, तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार आपको 1919 के ही अधिनियम के तहत मिलता है। इसके 10 साल के बाद साइमन कमीशन भारत आता है, लेकिन उसको तो साइमन कमीशन गो बैक, लाला लाजपत राय मार मार के भगा देता है, उसको सही तरीके से नहीं होने देता है। फिर जाकर के अंततः 1935 का अधिनियम आता है। 1935 के अधिनियम में क्या होता है कि भारत को अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास होता है, लेकिन इसमें यह कहता है कि देखिए हम भारत को अखिल भारतीय संघ तो बनाएंगे, लेकिन इसमें जो ब्रिटिश प्रांत है उसको तो हम शामिल कर लेंगे, जो चीफ कमिश्नर है उसको भी शामिल कर लेंगे, लेकिन जो देशी रियासत है वो शामिल होना चाहता है या नहीं होना चाहता, इससे हमको कोई बहस नहीं है। तब भारत के लोग सोचा कि अब देशी रियासत को अभी से ढील छोड़ देंगे, तब बाद में जब आज़ाद होंगे तब तो वो ऐसे नोचने लगेगा कि हम तो आज़ाद हैं। तो इसलिए अखिल भारतीय संघ को कैंसिल कर दिया गया। कोई अखिल भारतीय संघ नहीं, हमारा भारत अभी गुलाम है, पूरी तरह से गुलाम है। अखिल भारतीय संघ कुछ एकजुट नहीं है, सब अभी अलग अलग है। दूसरा बात क्या होता है 1935 के अधिनियम में, जो
प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी कब? 1919 में उसको अंत कर देता है। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया जाता है। अब प्रांत में द्वैध शासन का अंत करके प्रांत में क्या शुरू करता है? प्रांतीय स्वायत्तता। सब सारा कुछ एग्जाम में पूछता है। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करके अब केंद्र में क्या शुरू कर देता है? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर देता है। देखिए 1935 का अधिनियम, यदि आपके एग्जाम में पूछे कि सबसे बेसी संविधान पर किसका प्रभाव पड़ा है, तो 1935 का अधिनियम का प्रभाव पड़ा है। जबकि 1935 के अधिनियम को ही जवाहरलाल नेहरू क्या कहता है? तो ये ऐसा कार है जेकरा में ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं, आगू नहीं बढ़ेगा लेकिन जितना देर रोक सकते हैं रोक के रखिए। और दूसरा बात क्या बोला था? कि ये गुलामी का अधिकार पत्र है। लेकिन इसी के विरोध में भीमराव अंबेडकर क्या कहता है कि भारतीय संविधान पर सबसे बेसी प्रभाव 1935 का ही रखा गया है। चाहे इसमें लोग हमारा विरोध करें लेकिन हमको इसमें माफ़ी नहीं मांगना है। ये कौन कहता है? तो भीमराव अंबेडकर बोलते हैं। भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको पता होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो यही थे, सबसे बेसी बनाने वाले तो मुख्य रूप से यही थे ना। उसके बाद 1935 के ही अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर देता था। आपके एग्जाम में पूछता है, बताइए भारत से वर्मा को किस अधिनियम के तहत अलग करता है? याद रखना 1935 के अधिनियम के तहत किया अलग करता है। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत होता है? 1935 के अधिनियम के तहत होता है। और अंततः 1947 में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है, इसके तहत भारत को आज़ाद करके इसको दो भाग में बांट देता है। एगो भारत, दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान एगो पूर्वी पाकिस्तान जिसको हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान का आप देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ हो करके ख़त्म हो जाता है और यही सब चीज़ अंततः मिल करके हमारा भारत का संविधान बनता है। कैबिनेट मिशन आता है, उसके हिसाब से संविधान सभा बनता है। संविधान सभा आने के बाद विभिन्न प्रांतों से, अलग अलग जगहों से संविधान सभा के सदस्यों को मंगाया जाता है और वो सब मिलकर के संविधान का निर्माण करते हैं, जो कि वर्तमान में आप हमारा संविधान देख रहे हैं। तो आगे हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में।